नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 1 का। इसके हम पहले अध्याय के 2 वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर चुके हैं। और पहला अध्याय है इसमें फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में कुल 6 अध्यापन बिंदु थे, जिनमें पहला और दूसरा बिंदु था वो अपने कोर्स में 2021 की परीक्षा के लिए, और जो 3, 4, 5 और 6 नंबर के अध्यापन बिंदु थे उनको हटा दिया गया, तो उनका हमने अध्ययन नहीं किया इसमें। और आज हम अध्ययन करेंगे दूसरे अध्याय के दूसरे अध्याय का दूसरा अध्याय। इसमें यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो इसमें जो पहला टॉपिक है रूस में समाजवाद, इस टॉपिक को हटा दिया गया है कोर्स से, यानी ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इसके प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो इसमें कुल 5 अध्यापन बिंदुओं में से दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां अध्यापन बिंदु ही परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आज हम अध्ययन करेंगे यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के दूसरे अध्यापन बिंदु। ये है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति जो अध्यापन बिंदु है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। पाठ्यपुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 1 जो इतिहास की पुस्तक है, इसका दूसरा अध्याय का दूसरा बिंदु हम आज भी पढ़ने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं इसमें। तो शुरू करते हैं रूसी क्रांति। सबसे पहले हम रूसी क्रांति के बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं कि रूसी क्रांति है क्या, कब शुरू हुई रूसी क्रांति और क्या कारण था रूसी क्रांति के शुरू होने का। तो रूस में जो क्रांति हुई थी ये अक्टूबर 1917 में हुई थी, क्योंकि जो रूस के शासक थे जिनको जार के नाम से जाना जाता था, उस जार ने वहां पर जो निरंकुश शासन की स्थापना की थी, उस निरंकुश शासन के विरुद्ध रूस की जो जनता थी वो उसका विरोध करने लगी थी। और जो रूसी शासक था जार निकोलस द्वितीय, उस जार निकोलस द्वितीय को बाद में शासन से हटा दिया गया, यानी उसके निरंकुश शासन का अंत कर दिया गया। और साथ में जो जो रूस का धार्मिक चर्च था, उस चर्च को भी, जो चर्च का नाम था रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च, उस चर्च की और जार निकोलस द्वितीय की जो शक्तियाँ थी उनको हटा दी गई, समाप्त कर दिया गया और उस राजशाही का अंत कर दिया गया। तो जो रूसी क्रांति है मुख्य रूप से उसकी परिभाषा एक तरह से फरवरी 1917 में जब राजशाही का अंत हुआ, यानी राजशाही का मतलब जार निकोलस द्वितीय की शक्तियों का अंत हुआ, और साथ में जो रूसी चर्च की शक्तियां थी, ऑर्थोडॉक्स चर्च की, उस शक्तियों के अंत के साथ ही वहां पर जो अक्टूबर के महीने की प्रमुख घटनाएं थी उसको क्या कहते हैं, रूस की क्रांति के नाम से जाना जाता है, या रूसी क्रांति के नाम से उसको पुकारते हैं। और रही बात यह कि रूसी क्रांति को इतिहास में या विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना क्यों माना जाता है, तो इसका मतलब है ये, इसलिए इसको महत्वपूर्ण मानते हैं विश्व के इतिहास में, क्योंकि जो समाजवाद की स्थापना हुई थी वो रूसी क्रांति के कारण ही शुरू हुई थी। इसलिए
विश्व के इतिहास में रूसी क्रांति का एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। रूसी क्रांति के साथ ही विश्व में समाजवाद की स्थापना हुई थी, शुरू हुई थी। तो अब अध्याय 2 के दूसरे अध्यापन बिंदु रूसी क्रांति को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं यहाँ पर। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में ये समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही क्या कहा जाता है? अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थितियों पर नजर डालना। तो यहाँ पर है रूसी साम्राज्य 1914 ईस्वी। अब 1914 में कौन कौन सी घटनाएं घटी, ये जरूरी है क्योंकि 1914 ईस्वी से ही जो विश्व का पहला महायुद्ध हुआ था उसकी शुरुआत हुई थी या उसका आरंभ हुआ था 1914 ईस्वी से। अब इसमें 1914 में जो पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ वो किन किन के बीच हुआ और कितने उसमें गुट थे। ये तो जाहिर सी बात है कि कोई भी युद्ध होता है तो उसमें दो गुट होते हैं, लेकिन इसमें दो गुटों में कौन कौन से देश शामिल थे तो इसकी जानकारी नीचे मानचित्र में दे रखी है। इसमें दो गुट थे, एक तो मित्र राष्ट्रों का गुट था और दूसरा था ध्रुवी राष्ट्रों का गुट। तो जो मित्र राष्ट्र थे इसमें रूसी साम्राज्य के साथ में यानी रूस देश के साथ में इंग्लैंड और फ्रांस की शक्तियां थी और एक देश शामिल हुआ था बाद में यूएस यानी अमेरिका। ये चार देशों का साझा ग्रुप मित्र राष्ट्र के नाम से जाना गया है। इसमें पहले विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में भी ये साथ में थे और दूसरा गुट था इसमें ध्रुवी राष्ट्रों का गुट। अब ध्रुवी राष्ट्रों में कौन कौन से देश थे? जर्मनी, इटली और जापान। जापान एशिया में था, जर्मनी और इटली देश यूरोप के देश थे। इसी तरह से इंग्लैंड, फ्रांस और इंग्लैंड और फ्रांस ये तो यूरोप के देश थे और रूसी साम्राज्य ये यूरोप में भी है और एशिया में भी है। और अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका का देश है ये, इसको मैं एक बार मानचित्र में दिखा देता हूँ। जैसे ये रूस है तो ये रूस यूरोप का हिस्सा भी है और एशिया का हिस्सा भी है। यानी एक ये विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका एरिया रूस और एशिया महाद्वीप में। और इसके अलावा इसमें ये यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड और फ्रांस और ये संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये चार देश मिलकर यहाँ पर किस नाम से जाने गए? मित्र राष्ट्रों के नाम से। यानी इन चारों देशों की साझा शक्ति मित्र राष्ट्रों के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी प्रकार से जो ध्रुवी राष्ट्र थे इनमें थे जर्मनी, इटली और जापान। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जर्मनी और इटली यूरोप के देश हैं और जो जापान देश है ये एशिया का देश है। तो जापान, जर्मनी और इटली इन तीनों देशों की जो साझा शक्ति थी वो कहलाई ध्रुवी राष्ट्र। ध्रुवी राष्ट्र तो इस तरह से ये 1914 की प्रमुख घटना है पहला विश्व युद्ध। और 1914 ईस्वी में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। रूस पर 1914 में किसका शासन था? जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लात्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे।
मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का जो फिनलैंड देश है, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, यूक्रेन तथा बेलारूस, ये सभी देश किसके हिस्से थे? रूसी साम्राज्य के हिस्से थे। तो इन देशों को एक बार मानचित्र में देखा देता हूँ मैं यहाँ पर ये जो ये रूस है, रूस की राजधानी मॉस्को, यहाँ से इसी जगह से इसकी जगह आसपास का क्षेत्र, मॉस्को के आसपास का क्षेत्र इसमें मुख्य रूप से फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन और रोमानिया, ये देश हैं जो सभी के सभी किसके हिस्से थे? पहले रूसी साम्राज्य के हिस्से थे। ये रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। तो इसका साम्राज्य काफी बड़ा था। इधर प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। प्रशांत महासागर से लेकर ये यूरोप के देशों तक रूस का साम्राज्य था। तो मुख्य रूप से जो फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये देश थे, ये सभी देश किसके हिस्से थे? रूसी साम्राज्य के हिस्से थे। इनके अलावा एशिया में ये जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे देश भी, इस क्षेत्र के जो देश हैं ये जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सभी देश भी किसके हिस्से थे? रूसी साम्राज्य के हिस्से थे। ये साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मुख्य रूप से थे। इनके अलावा मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। तो ये जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट शब्द है यहाँ पर, ये ईसाई धर्म के ही दो अलग अलग समुदायों के नाम हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। और जिस प्रकार से ईसाई धर्म के दो अलग अलग समुदाय हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, इसी प्रकार से मुस्लिम समुदाय में भी मुस्लिम धर्म में भी दो समुदाय हैं, शिया और सुन्नी, शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम। और इसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी दो समुदाय हैं, मुख्य रूप से बौद्धियान और हीनयान, नहीं ये हीनयान और महायान, दो प्रमुख शाखाएं इसकी भी बौद्ध धर्म की, महायान और हीनयान। अब इसमें अर्थव्यवस्था और समाज, यहाँ पर ये 1914 का यूरोप का नक्शा है, जो रूसी साम्राज्य और पहले महायुद्ध में शामिल यूरोपीय देशों को दर्शाया गया है इस नक्शे के अंदर। तो यहाँ देख सकते हो आप, ये रूसी साम्राज्य का हिस्सा है। मुख्य रूप से ये जो साम्राज्य है, ये सारा का सारा साम्राज्य किससे संबंधित है? पहले विश्व युद्ध से और रूसी साम्राज्य से संबंधित है। तो पहले विश्व युद्ध में यहाँ पर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ये मित्र राष्ट्र, और जर्मनी, इटली और जापान है जो ये मिलकर ध्रुवीय राष्ट्र। इसमें ये जो बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य, ये सब जर्मनी के हिस्से थे उस समय में। ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया पर भी जर्मनी ने कब्जा कर रखा था पहले विश्व युद्ध के समय। और ये छोटे मोटे देश है, पुर्तगाल, स्पेन, इधर स्वीडन, ये डेनमार्क, नॉर्वे, ये हॉलैंड, ये बेल्जियम और ये इंग्लैंड है ही, ये रोमानिया, ये बुल्गारिया, ये यूनान और ये अल्बानिया, ये मॉन्टेनेग्रो। तो ये मुख्य देश थे 1914 के समय यूरोप के, जो पहले विश्व युद्ध में शामिल हुए और रूसी साम्राज्य के हिस्से थे। और यहाँ पर देख सकते हो इस मानचित्र में, सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित विंटर पैलेस के व्हाइट हॉल में जार निकोलस द्वितीय, सन 1900 की तस्वीर इसमें
जो जार निकोलस द्वितीय ये था रूस का शासक, और ये अर्नेस्ट लिपगार्ट के द्वारा चित्रित किया गया। तो यहाँ पर आप रूस के जार निकोलस की चित्रित कला को देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था और समाज। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था, और लगभग 85% रूसी साम्राज्य की जो जनता थी उनकी आजीविका क्या थी, खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के लिए जैसे फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन रूस में कितनी थी, 85% जनता खेती पर आश्रित थी, कृषि पर आश्रित। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक था, यानी रूस अनाज पैदा करके उसको बेचता था बड़ी मात्रा में। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे रूस के, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में दोगुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हो, यानी काम की जो पालियाँ थी, टाइम था, उनके घंटे निश्चित हो। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली लगभग 15 घंटे तक खींच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में या पारियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेट्री तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। अब इसमें डॉर्मेट्री का क्या मतलब है? डॉर्मेट्री का मतलब है एक बहुत बड़ा हॉल जहाँ पर कई सारे मजदूर एक साथ रह सके, बैठ सके, सो सके। तो ऐसी व्यवस्था को डॉर्मेट्री का नाम दिया गया, यानी एक बड़े हॉल को या बड़े कमरों को डॉर्मेट्री कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप डॉर्मेट्री का ये एक चित्र दे रखा है यहाँ पर। इस तरह का लंबा चौड़ा हॉल, और उसमें बहुत सारे बेड लगे हुए हैं जिसमें मजदूर सोते हुए हैं। यहाँ पर क्रांति पूर्व रूस में एक डॉर्मेट्री में बने बंकर में सोते मजदूर, वे पालियों में बारी बारी से सोते थे और परिवार को साथ में नहीं रख सकते थे, क्योंकि इतनी व्यवस्था यहाँ पर नहीं होती थी। तो मजदूर ही यहाँ पर रहते थे और मजदूरों की सोने की व्यवस्था इस प्रकार से डॉर्मेट्री में की जाती थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था कि धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। यानी जो धातु के मजदूर थे, धातुओं से संबंधित मजदूर, वो खुद को ऊंचा मानते थे।
उनके साथ उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों ने औरतों की 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी और उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से तीन चौथाई तक, यानी आधे से भी आधा वेतन उनको नहीं मिलता था, उससे भी कम वेतन मिलता था। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। बेरोजगारी और आर्थिक संकट यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे समय में यहाँ के जो लोग थे, रूस के मजदूर वर्ग के लोग, वो यहाँ पर उनका एक चित्र दिखाया गया है जो युद्ध से पहले सेंट पीटर्सबर्ग में बेरोजगार किसान थे, मजदूर थे। ये बहुत सारे लोग धर्मार्थ लंगरों में खाना खाते थे और खस्ताहाल मकानों में रहते थे, यानी इनके खाने पीने का जुगाड़ भी नहीं रहता था और रहने के लिए अच्छे मकान भी नहीं थे। ये टूटे फूटे मकानों में रहते थे और खाना खाते थे लंगरों में। लंगर का मतलब होता है एक बहुत बड़ा भोजनालय जहाँ पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती थी लोगों के लिए। तो लंगरों में इस तरह से बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896 से 1897 के बीच कपड़ा उद्योगों में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। देहात की ज़्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वो लोकप्रियता के कारण नहीं थी, क्योंकि वो किसानों पर जुल्म ढाते थे और किसानों का सम्मान भी नहीं करते थे। किसानों से बहुत ज़्यादा मात्रा में कर लेना चाहते थे, लेकिन जो रूस के किसान थे वो न तो उनका सम्मान करते थे, न उनको कर देते थे और न ही उनकी कोई बात मानते थे। जबकि जो फ्रांस में था वो इसके एकदम उल्टा था। फ्रांस की जनता थी, जब फ्रांस के जो मजदूर थे, किसान थे, वो सरकार को कर भी देते थे और वो उनका सामंतों का और जो राजशाही थे, नवाब थे, उन सबका सम्मान भी करते थे और उनका विरोध भी नहीं करते थे जितना रूस में करते थे लोग। जो सामंत और नवाब थे यहाँ के, इनकी लोकप्रियता के कारण अच्छी हैसियत या सत्ता में इनकी पकड़ अच्छी नहीं थी, बल्कि वो थी जो रूस का जार था शासक, उसके प्रति उनकी निष्ठा और सेवा भावना। तो जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा भावना के बदले में उनको अ, लोकप्रियता मिली हुई थी। जो सत्ता और हैसियत थी उनकी, वो उनको मिली हुई थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। जो रूस के किसान थे वो लगान नहीं चुकाते थे और वो नवाबों और जो सामंत थे इनसे
लड़ झगड़ कर या इनसे इनके पास जो ताकत थी उसका विरोध करके और उनसे उस जमीन को छीनने की कोशिश करते थे और छीन कर उनको सभी किसानों में आपस में जरूरत के हिसाब से बांटने की इच्छा रखते थे। तो 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी कई घटनाएं भी हुई और वो बड़े पैमाने पर गठित हुई। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। जो रूसी किसान थे यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे। मीर या कम्यून का मतलब था जो किसानों का लीडर होता था या किसानों का मुखिया होता था वो। तो यहाँ के किसान जरूरत के हिसाब से समय समय पर पूरी जमीन को किसके अधीन करते थे, अपने कम्यून या मेयर के अधीन में सौंप देते थे। और जो वो मीर था, इनका कम्यून था, मुखिया, वो उस जमीन को प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों में जमीन को बांट देता था। यानी जो जमीन का वितरण वो करता था वो परिवारों के हिसाब से, जिस परिवार में जितने व्यक्ति थे उनको कितनी जमीन की आवश्यकता थी उसके हिसाब से वो उस जमीन का बंटवारा करता था किसानों के बीच में। तो रूसी क्रांति के इस अध्याय में आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम रूस में समाजवाद टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।